अध्याय 4 देख रहे हैं, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसमें हम कास्ट, रिलीजन और जेंडर, सेक्स, इनके मसलों के बारे में बात करेंगे। तो जो हमने पिछले मर्तबा बात की कि जो सामाजिक विविधता है, सामाजिक डिवीजन या सोशल डिवीजन है, मान लीजिए कि जो डिवीजन है हमारे, जैसे ये हिंदू रिलीजन के लोग कुछ यहाँ पर हैं, कुछ मुस्लिम्स के हैं, कुछ सिख हैं, तो एक सामाजिक डिवीजन है। इससे लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। लोकतंत्र और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बराबर चलते हैं साथ में। अब इसी विचार को हम जो जाति, धर्म और लैंगिक के साथ रिलेट करेंगे। हम सामाजिक अंतरों को देखेंगे, जो सामाजिक विभाजन, जो सोशल डिवीजन देख रहे हैं आप, और असमानता का रूप ले सकते हैं अगर सामाजिक अंतर वो हो जाए तो। क्योंकि सामाजिक डिवीजन तो होगा ही, लेकिन जब ये सामाजिक अंतर, जब हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई अंतर शुरू हो जाए, तब किस तरीके से असमानता आ सकती है। तो 3 चीजें हम देखने वाले हैं कि लिंग के आधार पे, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये 2 लोग हैं, अब ये हो सकते हैं हिंदू धर्म के, ये होते हैं मुसलमान धर्म के। ऐसे ही ये क्रिश्चियन हो सकते हैं, ये आपके सिख धर्म के हो सकते हैं। ये रिलीजन के हिसाब से हो गया, जिसके हम धर्म के आधार पे बात करेंगे। अब ये हो सकते हैं मेल, ये हो सकते हैं फीमेल। तो हम लिंग के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे पास अलग अलग डिवीजन है, ऐसे डिवीजन है, तो इसमें मेल फीमेल का डिवीजन हो सकता है। तब मेल को किस तरीके से देखा जाता है, फीमेल की क्या हालत है, और फिर आखिर में आएंगे, हो सकता है ये जो है अगड़ी जाति के हो, ये अगड़ी जाति के हो, ये ब्राह्मण हो, और ये थोड़ी पिछड़ी जाति के हो, जिसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं। तो अब जब ये डिवीजन आएंगे तब क्या होगा, तो ये मसलों की हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत हम करते हैं लैंगिक मसलों से, यानी जेंडर की बात करेंगे। जो फीमेल और मेल सेक्स होता है उसके बारे में बात करेंगे। वहां पर राजनीति कैसे आती है, राजनीति का क्या रोल होता है। शुरुआत से ही जब हम जन्म लेते हैं तब हमको विश्वास दिला दिया जाता है माँ बाप द्वारा, परिवार द्वारा, कि जो महिलाओं की जिम्मेदारी है वो क्या है, वो है घर का काम करना, गृह कार्य करना और बच्चों को पालना। ये शुरुआत से ही हम देखते हैं, हमारे घरों में ऐसा होता है। ज्यादातर ये परिवारों में देखा गया है कि महिलाओं का काम, या कहें महिलाओं की परिधि, आमतौर पे घर के अंदर होती है और पुरुष बाहर के सारे काम करते हैं। लेकिन जब वो बाहर की तरफ जाती है, नौकरियां करने जाती हैं, तब भी अगर नौकरी करती भी हैं इस तरीके से, तो उनको जो भुगतान होता है, पैसे जो दिए जाते हैं, वो अमूमन आदमियों से, पुरुषों से कम दिए जाते हैं, उनको कम दिए जाते हैं। अब पुरुष तो घर पे खाना बनाने का काम या झाड़ू पोछे का काम इसको नहीं करता है हमारे समाज में, लेकिन यही काम जब वो बाहर जाके करता है तो वो बहुत अच्छे से करने लगता है। आप देखिए, होटल में जितने भी रसोइया होते हैं वो कौन होते हैं, आदमी होते हैं। लेकिन अगर आप किसी आदमी को कहें हमारे समाज में कि भाई तुम घर में बैठ के खाना बनाओ, बनाएगा वो? दर्जी, घर में जो सिलाई कढ़ाई का काम होता है वो आमतौर पर पुरुष नहीं करते, लेकिन वहीं वो जब बाहर जाते हैं, एक दुकान खोल लेते हैं टेलर की, तो फिर वो दर्जी भी बनने को तैयार रहते हैं। ये थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो गांव की स्त्रियां अगर आप देखें, वो कितना सारा काम करती हैं। वो पानी भर के लाती हैं, लकड़ियां लेके आती हैं और खेत में काम करती हैं। अब उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है। वो जितना भी काम कर रही है, आप देखिए आपकी माता जी जो है सुबह से उठती हैं और शाम तक, रात तक, जब तक आप लोग नहीं सो जाते, जब तक आपके सोने से पहले उठती है, आपके सोने के बाद तक वो काम करते रहती हैं। तो इतना काम करती हैं, लेकिन उनके काम को मूल्यवान नहीं समझा जाता और उनके काम को ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता, श्रेय नहीं मिलता। पैसे की बात तो दूर की है। जैसे ही आप शहरी क्षेत्र में आ जाए तब क्या होता है, शहरी क्षेत्र में जो गरीब महिलाएं हैं वो मध्यवर्गीय घरों में, उच्च वर्गीय घरों में काम करती हैं, घरेलू सहायिका बन के काम करती हैं। और जो मध्य वर्ग की है, यानी कि जो गरीब है, वो मध्य वर्ग में जाके उनके घर में काम करेगी, मध्य वर्ग के घर में काम करेंगी, और जो मध्य वर्ग वाली है वो जाके ऑफिस में काम करेंगी।
वो जाके, जैसे मैं कार्यालय लिख देता हूं, कार्यालय में जाके काम करेंगी। तो ये जो श्रम का विभाजन है, अब देखें 50% ऑलमोस्ट महिलाएं हैं, 50% ये, इसे मैं कहूंगा ये मेल हो गए, ये फीमेल हो गए। 50-50% आमतौर पे किसी भी देश में आप देखें हमारे समाज में महिलाएं और पुरुष हैं, आधा हिस्सा है वो। लेकिन इनकी भागीदारी, फीमेल्स की, महिलाओं की भागीदारी किसी भी जगह देख लें आप, सार्वजनिक जीवन में, ऑफिस में देख लें, आपके ऑफिस में कितने हैं, आपके स्कूल में कितने हैं, आपके और जो अलग अलग जैसे राजनीति है उसमें महिलाएं कितनी हैं, उनकी भूमिका बहुत कम है, वो लोग बहुत कम होती हैं। इसका क्या कारण है? जो पुरुष हैं वो सार्वजनिक मामले, जो कोई भी सार्वजनिक पब्लिक मामला हो गया, पहले जो अनुमति थी, चाहे हमारे देश की बात ना करें, आप विदेशों की भी बात करें, तो वहां पर बाहर काम करने की, बाहर की चीजों की जिम्मेदारी लेने की, या उसमें रोल प्ले करने की, वोट देने की, यहां तक कि वोट देने की, और उन पदों पर अगर बाहर जाके किसी पद पे हैं, कहीं नेता बन रहे हैं आप, या किसी ऑफिस में किसी पोस्ट पे हैं, तो वहां पर केवल अनुमति आदमियों की थी, पहले जमाने की मैं बात कर रहा हूं, आज थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि जो महिलाएं हैं, जब धीरे धीरे उन्होंने ये समझा कि हम किसी से कम नहीं, हमको जिस परिवेश में, जिस समाज में रखा जा रहा है, वहां से हम और ऊपर उठ सकते हैं, ये जिस तरीके से हम पे चीजें लादी जा रही हैं या हमें समझा जा रहा है वो ठीक नहीं है। तो दुनिया में ये सब जो चीज चल रही थी अलग अलग हिस्सों में, ऐसे नहीं कि हिंदुस्तान में जितने हिस्से हैं वहां पर महिलाओं ने कहा हमको, आप ऐसा कैसे हो सकता है कि आप केवल पुरुषों को वोट करने दे रहे हैं, अमीरों को वोट करने दे रहे हैं, हमको कोई पद नहीं दे रहे, हमको पद के लिए अलाउ ही नहीं कर रहे। तो समान अधिकार मिलने के लिए, जिसे हम कहते हैं कि हिंदू, ये जो मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, वो दोनों बराबर रहें, इसको हम समान, इक्वालिटी का अधिकार कहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने संगठन बनाए और फिर आंदोलन किए, क्योंकि आंदोलन के बगैर कैसे मिलता उनको। राजनीतिक आंदोलन किए, सामाजिक आंदोलन किए, आप यहाँ पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। और यहां देखिए महिलाओं के कितने सारे रोल हैं। तो अगर आप इस व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में समानता के लिए कोशिश करें, और इसके लिए जो महिलाओं ने आंदोलन किए उसे हम फेमिनिस्ट कहते हैं। फेमिनिस्ट मतलब होता है नारीवादी, नारी को, महिलाओं को बराबर मानने के लिए और उनको बराबर अधिकार देने के लिए जो आंदोलन हुए, उसे हम फेमिनिस्ट या नारीवादी आंदोलन हम कहते हैं, और ये बहुत जगह पे हुए। अब हम क्या देखते हैं, ये जब इतनी बहुत लंबी लड़ाई थी, ये हम एक ही शब्द में बोल के लड़ाई हुई और आंदोलन हुए और सबको बराबर अधिकार मिल गया, ऐसा नहीं, ये बहुत समय तक चला। आज आप जो देखते हैं, महिलाएं वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील है, प्रबंधक हैं, यानी कि मैनेजर हैं, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षक हैं, यानी कि यहाँ तक कि फाइटर पायलट भी हैं महिलाएं। हर जगह पे महिलाओं को आप देखते हैं कि वो, उनको स्थान मिला है, और जो उनको बहुत पहले मिलना चाहिए था। अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चले जाएं, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यहां पर तो आपको महिलाएं पुरुषों से ज्यादा प्रतिशत में मिलेंगी। भागीदारी महिलाओं से, बाकी और देश देख लीजिए, उनसे बहुत कहीं ज्यादा अधिक है। यहां पे हमारा देश आजादी के बाद महिलाओं को थोड़ा बराबर लाने में सक्षम या कहें सफल हुआ है, लेकिन आज भी ये होने के बावजूद भी महिलाएं बहुत पीछे हैं। महिलाएं बहुत पीछे हैं। आज भी हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। आप देखिए वेट कहां पर जा रहा है, पुरुष प्रधान है, पितृ प्रधान है, जिसको हम कहते हैं कि पेट्रियार्कियल समाज है, जहां पर आपके परिवार का जो मुखिया है वो आदमी होगा, किसी कंपनी का जो हेड है वो आदमी होगा। इसको हम पेट्रियार्कल समाज कहते हैं, पुरुष प्रधान या पितृ समाज कहते हैं। महिलाओं को आज भी तरह तरह के भेदभाव, नुकसान, उत्पीड़न, उनके प्रति जितने भी चीजें हो रही हैं, उसका जो पहले होती थी वो आज भी उनको सामना करना पड़ता है। अब साक्षरता की बात लेता हूं मैं। साक्षरता यानी कितने लोग लिटरेट हैं? 100 में 76 आदमी लिटरेट है, यही 100 में केवल 54% महिलाएं लिटरेट है, महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो ये आप देखें डिफरेंस, ये पता लग रहा है कि अभी भी हमको इनको बराबर लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसका कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि बच्ची को हम पढ़ा तो देते हैं,
अपनी बच्ची को हम पढ़ा तो देते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्कूल पास कर लेती है, इनको आगे हम नहीं भेजते। अगर घर में एक लड़का है और ये लड़की है, तो हम लड़के को पढ़ाना पसंद करते हैं, लड़के को हम ज़्यादा उस पर खर्च करना पसंद करते हैं, संसाधन लगाना पसंद करते हैं। तो लड़कियां स्कूल तक तो पढ़ जाती हैं, उसके बाद आगे की जो शिक्षा है, इसीलिए अब मैं ये कह रहा हूँ कि हेड कंपनी का हेड महिलाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? हमको मिल रही हैं, आजकल तो बहुत मिलती हैं, लेकिन ये जो अनुपात है कम है, वो इसलिए क्योंकि आगे की शिक्षा नहीं लोग कराते हैं या अपने समाज के लोग नहीं कराते हैं। तो इसीलिए आप देखिए ये जो स्थिति है, क्योंकि वो आगे नहीं पढ़ पाती हैं, तो जितने भी बड़े ऊंचे पद हैं या ऊंची तनख्वाह वाले पद हैं, वहां पर महिलाओं की संख्या अभी भी बहुत कम है, बहुत कम है। महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं। अगर हम ग्राम समाज में देख लें या ऐसे रूरल एरिया में या ऐसे अर्बन एरिया में देख लें जहां पर मजदूरी का काम हो रहा है, इस तरीके से काम हो रहा है, सिलाई कढ़ाई दर्जीगिरी हो रही है, वहां पर महिलाएं हमेशा आदमियों से ज्यादा काम करती हैं। लेकिन जब भुगतान किया जाता है, पैसे दिया जाता है उनको, तो उनको कम ही दिया जाता है पुरुषों से। एक यहाँ पर मैं एक ग्राफ दिखाना चाहूंगा आपको, लिटरेसी रेट। ये थोड़ा सा लेटेस्ट आप 2011 का ले लीजिए। तो 1991 में क्या था कि मेल आदमी कितने लिटरेट थे, फीमेल, ये तो 1951 की बात हो गई। लेकिन आज हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो मेल जो है वो 80 के ऊपर है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो तकरीबन 65 पहुंच रही हैं। यानी अभी भी 15% का डिफरेंस जो हम पहले देख रहे थे उतना बना हुआ है, बल्कि पहले 20% था, करीब 15% डिफरेंस हुआ है, जो कि और भी हमको घटाना है। तो महिलाएं ज्यादा काम करती हैं, फिर भी उन्हें कम पैसा मिलता है। इसके अलावा खेल हो, सिनेमा हो, चाहे कारखाना हो, कोई भी ऐसी जगह ले लीजिए, सभी क्षेत्रों में उन्हें कम वेतन दिया जाता है, पैसा कम दिया जाता है, जबकि दोनों बराबर काम करते हैं। भारत में ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर माता पिता बेटा पैदा करना चाहते हैं, लड़का पैदा करना चाहते हैं, और लड़की अगर उनको पता चल जाए किसी तरीके से, जो कि अगेंस्ट लॉ है, फीटस में यानी माँ के गर्भ में ही पता कर लेते हैं कि लड़का है या लड़की है, और लड़की होती है तो तरीके खोज लेते हैं किस तरीके से गर्भपात किया जाए, बच्ची को गर्भ में ही मार दिया जाए। कई लोग ऐसा करते हैं, इसीलिए ये बैन किया गया है हमारे देश में। ये गर्भ के बारे में पता नहीं किया जा सकता पहले, मतलब जन्म के पहले। अब शहरी क्षेत्र में महिलाएं आज भी असुरक्षित हैं, गांव में तो है ही असुरक्षित हैं, चाहे पिटाई हो रही हो या उत्पीड़न हो रहा हो, घरेलू हिंसा हो रही हो। तो बाहर तो वो अभी जो सिचुएशन है, जैसे मैं क्राइम रिकॉर्ड दिखाता हूं आपको, बाहर तो दिक्कत है ही, लेकिन घर में ज्यादा दिक्कत है। घर में तो अगर पिटाई हो रही है तो फिर बाहर वाला कुछ बोलेगा ही नहीं। तो सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। आप देखिए मर्डर जो 2017 में हुए, वो किस तरीके से औरतों के बड़े और घटे, डाउरी डेथ हो गई, सुसाइड करती हैं, मारने की कोशिश की जाती है, रेप, ये सबसे बहुत खतरनाक चीज है। इनको किडनैप हो जाता है, डाउरी केसेस में जला दिया जाता है या मार दिया जाता है। तो ये समस्याएं हैं अभी भी महिलाओं के साथ। अब जैसे मैंने बताया कि भाई जब हम लड़के को पैदा करना चाहते हैं, लड़कियों को पैदा नहीं करना चाहते, आमतौर पे कई घरों में ऐसा देखा गया है। तो इससे क्या हुआ, जैसे 1000 अगर हमारे पास आदमी है तो 1000 आदमियों में कितनी औरतें हैं? 914, क्योंकि लिंग अनुपात कम हो गया है। अगर ये मेल है, इतनी फीमेल है, लिंग अनुपात कम हो गया। होने कितने चाहिए? 1000 ये हैं तो ये भी 1000 होने चाहिए। ये एकदम आइडियल सिचुएशन है। अब अगर मैं थोड़ा सा एक हल्के शब्दों में कहूं तो ये बाकी लड़कों को लड़कियां कहां मिलेंगी शादी करने के लिए, ये इस तरीके समझिए। अब ये इतना ज्यादा फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, इतने ज्यादा लड़कियों को मारा जा रहा है घर में ही, कि ये 850 तक आ गया, बल्कि 800 तक चला गया है। कहीं कहीं पे तो 800 हो गया है। अब 1000 लड़कों में 800 लड़के, जिसको हम लिंग अनुपात कहते हैं, ये सिचुएशन तो बहुत ही खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। तो वो घरेलू हिंसा भी झेल रही हैं, उनको पैदा भी नहीं किया जा रहा है, ये सब समस्याएं भी है हमारे पास। महिलाओं की जहां तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात आती है, यानी राजनीति में शासन करने में इनका प्रतिनिधित्व आता है, तो महिलाओं के कल्याण से संबंधित जितने मुद्दे हैं, जितने भी उनको आगे बढ़ाने के मुद्दे हैं, मसले हैं, उन पे इतना ज्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता है। कोशिश करनी चाहिए, कोशिश होना चाहिए कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनको हम इलेक्ट करते हैं,
उनमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए। अगर आप विधायिका को देख लें, जो लेजिस्लेचर्स हैं, यानी आप लोकसभा की बात कर लें, राज्यसभा की बात कर लें, या फिर आप बात कर लें विधानसभाओं की, विधान परिषद की, वहां पर इनका प्रतिशत बहुत कम है। अगर हम लोकसभा राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात कर ले, तो 10% से भी कम महिलाएं, यानी कि 100 अगर हमारे एमपी चुन के आते हैं तो 10 से भी कम महिलाएं हैं इसमें। अगर हम यहां बात करते हैं विधानसभा की, जो राज्य की विधानसभाएं होते हैं, इसमें प्रतिशत तो और कम है, 5% से भी कम है। यानी 100 अगर हमारे विधायक चुन के आते हैं तो मात्र 5 या उससे कम महिलाएं चुन के आती हैं। ये भी देखिए कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, ऐसी ही मायावती जी क्या बनी, मुख्यमंत्री जी बनी उत्तर प्रदेश की। तो जब महिलाएं बड़ी पोस्ट पे आ जाती हैं तब तो उन्हें कुछ करना चाहिए, लेकिन तब भी उनके मंत्रिमंडल में आपको जो वो कैबिनेट बनाती हैं उसमें भी पुरुष ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि महिलाएं चुन के ही नहीं आई हैं या उनको टिकट ही नहीं दिए गए हैं। तो जरूरी हो जाता है कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए, उनको हम 50% पॉपुलेशन है वो हमारी, तो उनको बराबर का अधिकार देना चाहिए, कानूनी रूप से बाध्य कर देना चाहिए कि जो टिकट दी जाएगी, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 5 महिलाओं के लिए 5 पुरुषों के लिए, ऐसा कर देना चाहिए। तो ये पंचायती राज में हुआ है, जो हमारे ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, और फिर जो नगर पालिका है, नगर निगम है, वहां पर ये कर दिया गया है कि 33% यानी कि एक तिहाई महिलाओं के लिए सीट रिजर्व्ड है। तो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय जितने हैं, जो हम पंचायती राज कहते हैं, वहां 10 लाख से अधिक महिलाएं प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित मतलब इलेक्टेड है, क्योंकि जगह उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनकी, वो सरकार ने कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अमेंडमेंट हुआ उसमें बाध्य कर दिया कि 30% महिलाओं के लिए सीट होगी। अब महिला संगठन बहुत सारे हैं, जो कार्यकर्ता भी हैं, वो चाह रहे हैं कि इस लोकसभा, राज्यसभा और जो राज्य विधानसभा है, इसमें महिलाओं को कम से कम 1/3 जगह दी जाए। लेकिन ये जो बिल है वो विधेयक में पेश तो हो गया है, बहुत साल हो गए इसको, 10-15 साल हो गए, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई इस पे बात नहीं कर रहा। तो लिंग विभाजन ये ऐसा उदाहरण है जिसमें सामाजिक विभाजन के कुछ रूप को राजनीति में व्यक्त करने की आवश्यकता है। यानी कि समाज का विभाजन जो मेल और फीमेल में है, वो राजनीति में राजनीतिज्ञ लोग हैं, जो पॉलिटिशियन है, वो उनको कहना चाहिए कि हाँ, हम अपनी पार्टी में फीमेल्स को 1/3 वो देंगे, पोजीशंस देंगे। तो राजनीति का उपयोग होना चाहिए। मैं आपको फिर से एक चीज बताता हूं कि 2009 में पहली बार ऐसा हुआ था कि लोकसभा में 10% करीब प्रतिनिधित्व आया था, यानी कि महिलाएं इलेक्ट होकर आई थी। हमें यह पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को भी फायदा होता है। इसका मतलब जो महिलाएं वंचित हैं, अभी फिलहाल उनको उतनी जगह नहीं मिल रही है, उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, इनकी बात राजनीति में उठाई जाए, या कोई ऐसे जो पार्टीज है वो ये कह के आए कि हम महिलाओं को इतना आरक्षण देंगे, तब कुछ बात बनेगी। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, इसका डिस्कशन हम अगली बार करेंगे। अभी हमने महिलाओं के सिलसिले में बात की, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति के बारे में और जाति के बारे में हम अगली बार देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।